हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा है जो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। तो साथियों, मैंने बताया कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है आणविक क्रिस्टल, तीसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल और चौथा होता है धातुई क्रिस्टल। इसमें एक का यहाँ पे सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण पूछा गया है आपसे, और सभी साथी को पता होना चाहिए। हीरा आए, ग्रेफाइट आए, क्वार्ज आए, सिलिकॉन आए, ये सभी के सभी क्या है भैया, ये सभी सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जिसमें अणु कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल का जवाब बता दो। और बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 199 में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। कॉल या मैसेज कर सकते हो 70 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करना है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों में तैयार है मेरे भाई। चलो यहाँ पे क्लास में ये पूछा जा रहा है कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है, किसमें होता है ये आपको बता के चलना है। तो वो होता है यहाँ पे CSCl में, यानी कि सीजियम क्लोराइड में। अगर NaCl में पूछेगा तो इसमें 6:6 का होता है, ये बात आप लोग याद रखना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा। सौर सेल बनाने में बच्चों उपयोग में जो पदार्थ लाते हैं वो कौन सा होता है, तो वो होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी कि बच्चों एमरफस सॉलिड का पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बता के चलो। 4 का क्या हो जाएगा, आप बताओगे कांच हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे बच्चा पार्टी आज के क्लास में जो 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो यहाँ पे है, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको पता है कि भैया 8 होती है। 5 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि पढ़ाने में और भी मजा आ जाए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है, हम आपके लिए काम इतना कर पाते हैं। देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन अधिकतम होगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। आपने पढ़ा होगा प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो बता दो ना भाई, मोल पर लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें भी याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला पढ़े हो, M = N/V होता है, पढ़े हो ना, विलय का मोल बटा में विलियन का आयतन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। भैया ये तो विलियन का आयतन वाला किस में होता है, ये तो मोललता के लिए हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। प्रश्न क्या है, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है। वैद्युत अपघट्य का उदाहरण बता के चलने हैं, तो वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। प्रश्न आ चुका है आपके सामने, जल्दी जल्दी से बताते हुए चलिएगा सभी साथी। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। यानी कि बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इनके 4 एग्जाम्पल होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये तीनों एग्जाम्पल तो है, लेकिन
लेकिन जो नहीं है यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो पृष्ठ तनाव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो आप लोग। आज देखते हैं बच्चा पार्टी कितना सही कर पाते हो आज के क्लास के प्रश्नों को। देखो समपराशरी विलयन में समान होता है, क्या समान होता है? समपराशरी विलयन में बच्चों क्या मोलर सांद्रता समान होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताना, सेल स्थिरांक की क्या इकाई है? जल्दी से बता के चलो बच्चा पार्टी। दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। बता दो कौन सा हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा x बराबर एल बटा में ए फॉर्मूला होता है, लंबाई का सेंटीमीटर बटा में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दो, बचेगा 1/सेंटीमीटर, इसे आप ऊपर करके लिख दो तो सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलिएगा। प्रश्न है किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है, किसी भी विलयन की चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती है। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, प्लीज बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करने के लिए आप लोग भूल जाते हो, एक बार क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा क्योंकि एक एक लाइक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, तापमान अगर बढ़ेगा तो धातु की चालकता क्या होगी ये बता के चलना है। आपने बताया भैया यहां पे घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहां पे है किसी ताप पर सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है। भैया कौन सा ऐसा ताप है बता दो, कौन सा ऐसा हो जाएगा? तो किस यहां पे ताप पर सिल्वर की चालकता अधिक होती है ये बात आपको बताना है, वो हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहां पे प्रश्न है, ये तो मैंने बताया था। देखो द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सभी साथी को पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो साथियों आपको याद रखना है वो कौन सा होगा, यहां पे सोडियम हो जाता है। ओके, और एनोड पर क्या हो जाता है? क्लोरीन गैस। ध्यान है ना आपको, चैप्टर वाइज ऐसे स्टार्ट है बच्चों। केमिस्ट्री में हम लोगों ने 4 चैप्टर को कर चुका है, उसके बाद फिजिक्स में 6 चैप्टर हो चुका है, बायोलॉजी में भी 6 हो चुका है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे बता के चलना, निम्न में कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है? सबसे प्रबल अपचायक आप लोग बताइएगा वो कौन सा होगा? HI होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न ये बहुत आसान है, आप बना पाओगे। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण यहां पे ये दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? आपको ये पता होगा कि वेग समीकरण में प्रयुक्त, यानी कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों का घात का योगफल कर दो ना, तो 1/2 + 1/2। अब जानते हो ना भिन्न का जोड़, तो बता दो ना, ऐसे लघुत्तम लेना पड़ेगा क्या? 1 + 1 = 2/2 हो जाएगा, काट दो तो बचेगा 1। तो आप बताओगे भैया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न आया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होता है? आपने पढ़ा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान 0.693/K होता है। आपको यह बात याद रखना है, जो कि प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इसमें कहीं भी हमें सांद्रण नहीं दिखाई दिया, इसलिए आप कहोगे प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न आया हुआ है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? 19 का बताइएगा सभी साथी, वो होती है सक्रियण ऊर्जा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। लेकिन बच्चा पार्टी मैंने जो 199 में आपको सभी सब्जेक्ट का PDF बताया, तो ये जरूर परचेज करिएगा। 70 70 82 16 85 नंबर पे आप कॉल या मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चों ये 199 से आपको अभी से लेके एग्जाम तक हमारा साथ रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा नोट्स आपको मिलेगा, वो सारा कुछ व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट निकाल के बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो या फिर लिख सकते हो कॉपी में। चलो यहां पे बता के चलो, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अच्छा बच्चा पार्टी, आपको ये रहा कि आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, अगर लेना होगा तो, नहीं लेना होगा तो भी मैसेज करिएगा, क्योंकि हम आपको एक PDF बिल्कुल फ्री देंगे। आप अच्छे से चेक करिएगा कि क्या PDF सच में इतना दमदार है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। ऐसे अगर आप हमसे पढ़े हो तो फिर आपको पता होगा। देखो यहाँ पे है, किसी अभिक्रिया में यहाँ पे उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक का काम है भैया झगड़ा लगाना फिर शांत कर देना, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा फिर और घटाएगा भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। वर्जिलियस साहब ने उत्प्रेरक की खोज करी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है। देखो मैं आपको सभी बता दूं, अगर शून्य का एग्जाम में आएगा तो शून्य के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आपसे प्रथम का पूछेगा तो आप सेकेंड इनवर्स बताइएगा। उसके बाद अगर आपसे द्वितीय का पूछ लेगा ना तो आप याद रखिएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। ये सब आपको याद रखना है, नॉर्मल है। प्रथम का पूछा है सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट जाती है, समय के साथ घटती है, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बता के चलना प्रश्न है आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। कोलाइडी विलयन का शोधन बच्चा पार्टी ऐसे यहां बताना है किस विधि से किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वो अपोहन होता है, डायलिसिस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो यहां पे है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन बता के चलो कौन सा। तो रासायनिक अधिशोषण अगर आएगा तो उसमें एक परतें होती है, जबकि अगर भौतिक अधिशोषण आएगा तो वे बहुआण्विक स्तर बनाते हैं, उसमें बहुत सारे परतें होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो अगला प्रश्न है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग किस यहां पे कितनी उष्मा उत्सर्जित होती है, ये बात आपको बता के चलना है। 26 का बताना मेरे भाई, 20 से 40। अगर इसी जगह पूछ देगा कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी उष्मा उत्सर्जित होती है, ये एग्जाम में आ सकता है ना। रासायनिक होगा ना भैया, यहां पे यह लगा दो। रासायनिक अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा 40 से लेके 400 किलो जूल बट्टा में मोल होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना प्रश्न आया हुआ है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है कैसे, किसके द्वारा। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा भाई बताओ ना, कोलाइडों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहां पे अगला प्रश्न बता के चलो। ये देखो प्रश्न है कि एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है। एंजाइम का मुख्य अवयव बता के चलो। बच्चों डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है बताओ। 28 का जरा सा क्या होगा, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है सोडियम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क हो जाएगा। पहले आपको यह पता है क्या पायरोलुसाइट का सूत्र क्या होता है। बिल्कुल भैया, आपने बताया था MnO2 होता है जो कि पायरोलुसाइट है, तो Mn किसका भैया, मैग्नीज का हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ये मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा। आप फॉर्मूला जानते हो ना, सूत्र जानते हो ना, केमिकल फॉर्मूला, एकदम आसानी से बता पाओगे कौन किसका अयस्क है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। अगला बताओगे क्या, चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बच्चा पार्टी, टाइम नहीं लगाने हैं, जल्दी से बताओ। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है बताओ। 31 का अयस्क। चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री बोलते हैं, और क्या बोलते हो, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा। अगर बच्चा पार्टी लोहे का मेन और पूछेगा, मुख्य अयस्क पूछेगा, तो आप बताइएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट बताइएगा। लेकिन यहाँ पे लोहा का अयस्क पूछा है तो हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है। ऑप्शन नंबर डी लगा दो, इनमें से सभी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। प्रश्न आया है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या हो जाएगा। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2। CuFeS2। अच्छा बच्चों, ओलियम का एग्जाम में आ सकता है, तो ओलियम याद रखिएगा। ओलियम का होता है H2S2O7। H2S2O7 ध्यान रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो। प्रश्न है कि NaOH इनमें से किससे कहते हैं। NaOH भैया किसको कहते हैं बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे और क्या कहते हैं बताओ जल्दी से फटाफट से। इसे कास्टिक सोडा कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलना। प्रश्न आया हुआ है आपके सामने, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि से। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बच्चों किस विधि से, तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। N2O।
N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा पार्टी मजा आ रहा है क्या? बताओ एक बार जल्दी से। अगर आ रहा है तो फिर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो, बताओ कैसे काम चलेगा, बताओ जल्दी से। देखो, निम्नलिखित में से किस यौगिक का यहाँ पे शून्य द्विआघूर्ण होता है? शून्य द्विआघूर्ण होता है किस यौगिक का? बता के चलो। 37 का। फटाफट से बच्चों, CCl4 का यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न आया है निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? यानी कि बच्चा पार्टी पोलर कंपाउंड बता के चलो कौन सा है जो ध्रुवीय यौगिक है। SO2। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? यहाँ पे योग नहीं होगा भाई, यौगिक हो जाएगा। अब बता के चलो सबसे ज्यादा यौगिक जो है किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा बनाया जाता है? फटाफट से एक बार लगा दो भैया, वो जैनोन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलना। प्रश्न आया है यहाँ पे, देखो प्रश्न है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र सबको पता होगा, लेकिन आपको भी पता है एग्जाम में पूछा गया है, NaCl होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, जिसे आप बता के चलते हो। नेक्स्ट बताओ, अमोनिया का निर्माण किस विधि से होता है? तो मैं बताऊं, अगर हैवर विधि से कहोगे तो किसका निर्माण होता है? अमोनिया यानी कि NH3 का निर्माण होता है। अगर मैं ओस्टवाल्ड विधि से कहूं तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होता है, जबकि संपर्क विधि से H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को और क्या कहते हो? ये एक बार इसका नाम और एक और है, वो आप कमेंट करके बता देना। पहले ये बता दो कौन सा करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गंधक अम्ल कहते हो ना इसे। चलो देखो, प्रकाश संश्लेषण ये तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलना बच्चों, यहाँ पे चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या बताओ जल्दी से, कितनी होती है मेरे भाई? 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। अगला प्रश्न है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा होगा? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बता के चलो। 44 का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? कौन सा? O2 हो जाएगा क्या? बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑक्सीजन अनुचुंबकत्व है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, उसका नाम होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। चलो अगला बता के चलो, निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 1 से अधिक होती है? 1 से अधिक होती है किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था? 47 का बताएं, 46 का बताएंगे सभी साथी। क्या हो जाएगा? लोहा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न यहाँ पे आया है, क्या है देखो, पढ़ो अच्छे से। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एंड अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन बताओ जल्दी से। निम्न में कौन रंगीन होता है बच्चों? NO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा सभी साथी, प्रश्न है ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ढलवा लोहा है बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? 4%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना सभी साथी, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत बताओ क्या होगा? किसने दिया था? वर्नर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बता के चलना सभी, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है? यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण कौन सा होगा? एथिलीन डाइएमीन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 51 का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया यहाँ पे शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? बताओ, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तब क्या बनता है बच्चा पार्टियों? क्या बनता है? डाइएथिल ईथर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी कि C2H5O C2H5। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना प्रश्न है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप बताते हो ग्रेफाइट है भैया। ऑप्शन नंबर सी लगा के चलना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये सबसे आसान प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी पूछेंगे लास्ट में 70 में कितना सही हुआ है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? वुर्ज अभिक्रिया।
ऑप्शन नंबर ए लगा के चलना, आप लोग ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि ब्यूटेन टू ऑल है एक, क्या है? ब्यूटेन टू ऑल एक प्रकार का क्या है? 56 का बता दो तो वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट बता के चलो, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक जल्दी से बता के चलना, वो OH होता है, ये सबको पता होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। चलो नेक्स्ट बता के चलना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कास्ट स्पिरिट क्या कहलाती है? कास्ट स्पिरिट मेथनॉल कहलाती है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। प्रश्न है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा? जल्दी से बताओ। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भैया क्या प्राप्त होगा? जल्दी से बता के चलो, कौन सा प्राप्त होगा? RCOOH प्राप्त होगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? यानी कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो एक प्रकार का ये अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलना, प्रश्न है, पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, पायरोलिग्नियस अम्ल में कितना एसिटिक एसिड पाया जाता है? वो बता के चलो जल्दी से। कितना भैया? जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट से। 10% एसिटिक एसिड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, यानी कि HCHO, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बता दो जल्दी से कि बेंजीन का सरल सूत्र, ये भी बताना पड़ेगा क्या? ऐसे आप अगर रिंग बना दिए ना, रिंग बना दिए तो ये बेंजीन बन गया। इसमें अगर ऊपर में OH लगा देते हो तो फिर ये फिनोल बन जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि भाई बेंजीन का तो C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक का यहाँ पे उदाहरण है जो कि रबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो 63 का, जो कि आपका भी सही है और हमने भी लगा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है कि फिनोल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? फिनोल का प्रयोग बच्चों किसके उत्पादन में करते हैं? वो बेकेलाइट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहां पे है कि निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक है? यहां पे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसिंग पॉलीमर? जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? आप बताओगे। यहाँ पे PVC होगा क्या? एक बार बताना बच्चा पार्टी 65 का, जल्दी से बताओगे तभी तो। नहीं भैया, नायलॉन 66 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है मोनोमर। कई सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? विटामिन ई के बारे में आपने पढ़ा होगा। विटामिन ई कौन सा? जनन क्षमता में कमी होती है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये विटामिन B1 की कमी से होता है, यहाँ पे B1 लिख लोगे। ये विटामिन सी की कमी से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? बताओ जल्दी से। ग्लूकोज क्या है? तो आपने पढ़ा होगा पहले, ग्लूकोज का सूत्र पढ़ा होगा, C6H12O6। भैया इसमें 6 कार्बन है, ये हेक्सोज होता है। और ये यहाँ पे ये नहीं पूछा गया ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, ये पूछा गया आपसे। तो भैया ये मोनोसेकेराइड होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रश्न आ चुका है कि एस्पिरिन एक प्रकार का क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो यह एक प्रकार का ज्वरनाशी है, एंटीपायरेटिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इस क्लास का आपका लास्ट सवाल आ रहा है बच्चा पार्टियों कि निम्न में यहाँ पे कौन सी दवा बुखार को कम करेगा? देखो मैं बता दूं, एनाल्जेसिक है तो ये दर्द को कम करता है। उसके बाद एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया संक्रमण को रोकता है, ये बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकता है। जबकि ट्रैंक्विलाइजर जो है ये आपके चिंता को कम करता है, यानी कि मानसिक तनाव को ये कम करता है। क्या करता है भैया? मानसिक तनाव को कम करता है। और एंटीपायरेटिक जो है ये बुखार को कम करेगा, यहाँ पे ज्वर को कम करेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताना बच्चा पार्टी इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर क्या रहा, ये जरूर बता के जाना। और क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और तैयार रहिएगा डेली शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।